हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी, जो कि चल रहा है आपका सीरीज क्लास 8 का तीसरा पार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 1 का ख पढ़ेंगे, वन एवं वन प्राणी संसाधन। संसाधन का ही हम पाठ पढ़ रहे हैं। 2 पाठ हमने पढ़ ली है, अब हम तीसरे पाठ पर हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि इस बार की छुट्टी में जब फौजी चाचा घर आए तो बच्चे बहुत खुश थे। फौजी चाचा जब भी घर आते हैं तो बच्चे को नई नई बातें बताते हैं। इस बार वे मणिपुर से आए थे। कहाँ से? मणिपुर से। रात होते ही बच्चों ने उन्हें घेर लिया। फौजी चाचा मुस्कुराए और बोले, क्या बात है बच्चों? सलमा बोली। सलमा ने पूछा, चाचा सुनते हैं मणिपुर में बहुत जंगल है। फौजी चाचा ने कहा, हाँ, इस बार मैंने जंगलों के बारे में बहुत जानकारियाँ इकट्ठा की है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। एक एक बात आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से बहुत सारे जो हैं समझ आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला, वन। वन किसको कहते हैं? ऐसा कहा जाता है, वन है तो हम हैं। वन है तो हम हैं। जैसे जल है तो जीवन है, वैसे वन है तो हम हैं। जब तक ऑक्सीजन आप नहीं लीजिएगा तो आप जिंदा रहिएगा नहीं। जल ग्रहण नहीं कीजिएगा तो जिंदा रहिएगा नहीं। तो कभी कभी देखते होंगे कि प्यास से जो है प्राण निकल गए। प्यास के कारण प्राण निकल जाती है और सांस के कारण तो प्राण निकलती है। अगर स्वच्छ और सुंदर हवा ना आपके शरीर में प्रवेश करे तो क्या होगी? अनेक प्रकार की बीमारियां आपको उसकी जो है चपेट में ना जाने कब और कैसे मौत आपको ग्रास कर ले, ये पता नहीं लग पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि वन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। देखिए, वन मानव के आर्थिक जीवन का एक प्रमुख अंग है। विश्व में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां सघन वन पाए जाते हैं। ये वन विभिन्न किस्मों की लकड़ियों देने के साथ साथ पशु पक्षियों एवं जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करने का भी काम करते हैं। वन या पेड़ पौधे का विकास प्राकृतिक चयन की पद्धति से होता है। किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे, घास, झाड़ियाँ इत्यादि को सम्मिलित रूप से प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। किसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं? जो स्वयं उगे। जो पेड़ पौधे, झाड़ी इत्यादि जो भी हैं वह प्राकृतिक रूप से स्वयं उगता है, वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे का विकास होता है तो उसे वन कहते हैं। मतलब क्षेत्रीय आधार पर आपके जो है इतना किलोमीटर है, इतना किलोमीटर इधर, इतना किलोमीटर इतना इधर, जब देखते हैं कि उसके आधार पर किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से उस क्षेत्र में भी प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे का विकास होता है तो उसे क्या कहते हैं? वन कहते हैं। ये समझ गए? जब क्षेत्रीय रूप से प्राकृतिक मतलब क्षेत्रीय आधार पर जब प्राकृतिक रूप से वन पेड़ पौधे जो हैं उगने लगते हैं, विकास होता है, तो वो क्या कहलाता है? वन कहलाता है। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? जो आपको पता है कि प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे, घास, झाड़ियाँ इत्यादि जो भी हैं ये सम्मिलित होते हैं, ये प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। और क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे का विकास होता है तो वह वन कहलाता है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। वन क्या है, प्राकृतिक वन क्या है, मानव निर्मित वन क्या है, ये सब में अंतर करने के लिए पूछ लेता है। आगे चलिएगा। आजकल समाज की पर्यावरणीय संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी वनों का विकास किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? सामाजिक वानिकी बोलते हैं। जो समाज को पूरा करने के लिए, चाहे वह आप कागज़ का उपयोग कर रहे हैं तो कागज़ की पूर्ति कर रहे हैं, ये समाज का तो उपयोग हो रहा है। आप पेड़ का उपयोग किसके रूप में कर रहे हैं? तो कागज़ के लिए तो पेड़ लगाना पड़ेगा ना, तो पेड़ लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? सामाजिक वानिकी कहलाएगा। देखिए, पर्यावरणीय दृष्टि से किसी देश या क्षेत्र में कम से कम 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। पर्यावरणीय दृष्टि से कितना? तो 33%। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 33% जो है पर्यावरण दृष्टि से देश या क्षेत्र में जो है कम से कम 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। इससे कम है मतलब उसको लाइए।
यहाँ पर देखेंगे मतलब उस आधार मतलब वहाँ 33% पहुँचाने की कोशिश करिए, भारत जो है कोशिश कर रहा है। 23-24% अभी बन है और उससे आगे की जो है बहुत सारे रूपरेखाएँ खींची गई हैं कि हम जो है 33% वन जल्द ही प्राप्त करेंगे, अपने आंकड़ा को छुएंगे। देखिए भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है, तो मिजोरम है। ये गणना जो है 21-23 2 साल में हर साल वन रिपोर्ट आता है, तो उस हिसाब से याद करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिजोरम है, जबकि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश 77.7 वर्ग किलोमीटर है। ये किताब के हिसाब से है, 2019 का गणना है। आप जो है 2023 वाला अब आएगा उसका देखिएगा, उससे पहले 2021 वाला ही देखिएगा। आगे हम चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे महेश बोला, फौजी चाचा वनों में अलग अलग किस्म के पौधे पाए जाते हैं। फौजी चाचा बोलते हैं हाँ, विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वन एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ हैं। इसीलिए पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेश, कहाँ पे, विषुवतीय प्रदेश में पाए जाने वाले घने वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। विषुवतीय प्रदेश में जो वन पाया जा रहा है घना सा, उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है एवं ऑक्सीजन का उत्सर्जन। ऑक्सीजन का क्या होता है, छोड़ता है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये समझिएगा। क्या आप जानते हैं हिमालयन यव नामक पौधे से प्राप्त रसायन से कैंसर के उपचार हेतु दवाइयाँ बनाई जाती है। कौन से पौधे हैं, हिमालयन यव नामक पौधे जो हैं, इससे क्या होता है, तो प्राप्त जो रसायन से क्या होता है, तो कैंसर के उपचार हेतु दवाई बनाई जाती है। आगे चलेंगे, वन संसाधन का वितरण देखेंगे। तो फौजी चाचा बोले, अरे वाह, तुम लोगों को तो सब पता है। अच्छा, अब मैं तुम्हें वन संसाधन के वितरण एवं उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को बताता हूँ। देखिए लिखा गया है कि सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। फौजी चाचा ने कहा, वन संसाधन के विकास एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु, उच्चावच, मृदा स्थलाकृति की ढाल, आर्द्रता इत्यादि प्रमुख है। ये आप जान गए कि वन संसाधन के विकास एवं वितरण में कौन प्रभावित करता है, तो जलवायु मतलब जलवायु, उच्चावच, मृदा और स्थलाकृति जो ढाल है, और आर्द्रता, नमी। तो इस आधार पर वनों को सदाबहार वन, पतझड़ वन, मिश्रित वन और शंकुधारी वन में वर्गीकृत किया जाता है। ये समझ गए, इसी आधार पर जलवायु, उच्चावच, मृदा, स्थलाकृति की ढाल, आर्द्रता, इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, जो इनको कई आधार पर हम बांटते हैं, जैसे सदाबहार वन, पतझड़ वन, मिश्रित वन, शंकुधारी वन, ये सारे। तो चलिए, सदाबहार वन के अंतर्गत लंबे लंबे वृक्ष जो औसतन 60 मीटर तक जो है उगते हैं। कितना, सदाबहार वन जो होगा वो 60 मीटर तक रहेगा। इन वृक्षों में शाखाएं कम होती हैं, इन वृक्षों में क्या होती है, शाखा कम होती है। यहाँ छोटे से क्षेत्र पर कई किस्मों के वृक्ष उगते हैं, जो अलग अलग समय पर उनकी पत्तियां शुष्कता से बचाने के लिए गिराती है। परिणामतः वह वन कभी भी एक साथ पत्ता रहित नहीं होता। ये क्या होता है, कभी भी एक साथ पत्ता रहित नहीं होता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं, इसीलिए इसको सदाबहार वन कहते हैं। देखिए अमेजन में, दक्षिण अफ्रीका जहाँ अमेजन है, तो ये अमेजन में इन वनों को सेल्वा कहा जाता है। ये सदाबहार वन को क्या कहा जाता है अमेजन में, या दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में जो है इसको क्या कहते हैं, तो ऐसे सदाबहार वन को सेल्वा कहा जाता है। भारत में ऐसे वन जो पश्चिमी, हमने आपको बताया भी है, ये क्वेश्चन में भी हमने आपको करवाया है। क्लास 6 जो है, क्लास 6 ज्योग्राफी का 8वां चैप्टर, हाँ याद आया, 8वां ही चैप्टर है ये। जो है चैप्टर में हमने ये जो है भाग आपको करवाए हैं कि सदाबहार वन जो है भारत में कहाँ पाया जाता है। तो भारत में ऐसे वन जो है पश्चिमी घाट के पश्चिम, अंडमान निकोबार द्वीप एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गए। सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है भारत में, तो ये पाया जाता है पश्चिमी घाट के पश्चिम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में, जहां सिनकोना एवं रबर, महोगनी, एबोनी, तार, नारियल, आयरन वुड, बरगद इत्यादि वृक्ष जो हैं यहाँ पर मिलते हैं। आप समझ गए कि यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं और कहाँ पाया जाता है। तो अमेजन में इसको सेल्वा कहते हैं, और
अमेजन के क्षेत्र में। और जो भारत में है ये कहाँ होता है सदाबहार वन को, तो ये होता है आपका पश्चिमी घाट और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और कौन तो उत्तर पूर्वी राज्य में, जहाँ सिनकोना का, रबर का, महोगनी का, एबोनी, तार, नारियल, आयरनवुड, बरगद इत्यादि वृक्ष मिलते हैं। उष्णकटिबंध के अलावा शीतोष्ण कटिबंध में भी सदाबहार एवं पतझड़ वन मिलते हैं। कहाँ कहाँ, ये आपको था क्या, तो उष्णकटिबंध है। इसके अलावा भी शीतोष्ण कटिबंध में भी जो है सदाबहार एवं पतझड़ वन मिलते हैं। तो सदाबहार वन कहाँ मिलेगा, शीतोष्ण में भी मिलेगा, और उसमें तो मिलता ही है। ये आपको पतझड़ वन भी शीतोष्ण में मिलते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहाँ मिलता है, तो आप तो इसके बारे में जानते ही होंगे, जो पत्ते झाड़ देते हैं, जो आपको पश्चिमी भागों में, जहाँ पर आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश के, राजस्थान के क्षेत्रों में, ये जो है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में ये मिलते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक, ग्रीष्म ऋतुओं के पहले शुष्कता से बचने के लिए इन वन के वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। मतलब गर्मी से जो है, शुष्कता से बचने के लिए पेड़ पौधे जो है पानी की जो है खपत ज़्यादा ना हो, इससे बचने के लिए क्या करते हैं, पत्ते गिरा देते हैं। इससे सारा वन एक साथ पत्ता रहित हो जाता है। इस कारण इसे क्या बोलते हैं, पतझड़ वन कहा जाता है। इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल एवं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ राज्यों में मिलते हैं। यहाँ पर सागवान, साल, रोजवुड, चंदन, शीशम, शहतूत इत्यादि वृक्ष उगते हैं। जहाँ पतझड़ वाले वन हैं, जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन हैं। बच्चे शांति से फौजी चाचा की बातें सुन रहे थे। चाचा ने अब आगे कहा कि शंकुधारी वन भारत में हिमालय पर्वत एवं दक्षिण भारत के पर्वतों के अधिक ऊंचाई वाले भागों में मिलते हैं। ये समझ गए, शंकुधारी जो वन मिलता है वो कहाँ पे, तो हिमालय, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र में शंकुधारी वन, और दक्षिण जो यहाँ पर देखेंगे, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर दक्षिण का क्षेत्र में मिलता है। ये जो है टोटल कितने देख सकते हैं कि सदाबहार वन है, और पतझड़, शुष्क, पर्वतीय और डेल्टा। तो ये आपका जो भाग देख रहे हैं, ये सदाबहार का क्या है, ये सदाबहार, ये पूर्वी वाला भाग दें, ये सदाबहार भाग है। और पतझड़ वाले भाग जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, झारखंड का क्षेत्र हो गया, यहाँ तमिलनाडु के क्षेत्र तक आता है। शुष्क जो क्षेत्र है ये राजस्थान, गुजरात का क्षेत्र, कुछ जो है पंजाब के क्षेत्रों तक जाता है। और पर्वतीय क्षेत्र तो ऊपर वाले क्षेत्र हो ही गए, पर्वतीय क्षेत्र। और डेल्टा वाला क्षेत्र जो होता है ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र, यहाँ पर डेल्टा वाला क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ये डेल्टा वाला क्षेत्र है। चलिए अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर के साथ इन वनों में जो है प्राकृतिक अंतर भी देखा जाता है। देखेंगे निचले इलाकों में पतझड़ वन, इसके ऊपर उपोष्ण सदाबहार वन एवं उससे ऊपर अल्पाइन वन की वनस्पतियाँ पाई जाती है। क्या होता है, तो निचले इलाके में, जहाँ दक्षिण के क्षेत्रों में, तो यहाँ पर पतझड़ वन, इसके अलावा उपोष्ण सदाबहार एवं जो है उससे नीचे आप अल्पाइन वन की वनस्पतियाँ यहाँ पर मिलती है। अब है आगे, ज्वारीय वन का विकास देश के डेल्टा प्रदेशों में होता है। हमने आपको अभी तुरंत बताया कि डेल्टा कहाँ, तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के क्षेत्रों में डेल्टा अधिकतर पाए जाते हैं। देखिए पूर्वी तटीय भाग में ऐसे वन मिलते हैं जहाँ सुंदरी जैसे कि मैंग्रोव, मतलब दलदली वृक्ष की प्रधानता है। इसको सुंदरी भी कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा इसी के नाम से पड़ा है। तो सुंदरी जैसे कि मैंग्रोव, दलदली वृक्ष की प्रधानता है। और मिश्रित वन शीतोष्ण कटिबंध के पूर्वी तटीय भाग में जो है पाया जाता है। मिश्रित वन कहाँ, तो शीतोष्ण कटिबंधीय के पूर्वी तटीय भाग, ये जो भाग है इसी भाग में पाया जाता है। अब देखेंगे वनों की उपयोगिता के बारे में क्या है। तो फौजी चाचा ने कहा कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान युग तक वन के उपयोग में परिवर्तन आया है। आप जो है आरंभ में वनों का उपयोग मानव द्वारा जंगली जानवरों से रक्षा तथा विषम जलवायु से बचने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे मानव वनों पर आश्रित रहने लगा। वह वनों से प्राप्त लकड़ियाँ की सहायता से घर बनाने तथा लकड़ियों का जो है उपयोग करने भी लगा। फौजी चाचा बोलते बोलते रुक गए और पूछा,
तुम लोग भी सोचकर बताओ कि लकड़ियाँ का क्या क्या उपयोग होता है। यहाँ पर लकड़ी का उपयोग आप बता सकते हैं। चलिए आगे देखिए, रोहित बोलता है कि वन का उपयोग भोजन के स्रोत के रूप में, वस्त्र बनाने के लिए, कच्चे माल की प्राप्ति के रूप में, लकड़ी प्राप्ति से स्रोत के रूप लकड़ी प्राप्ति के स्रोत के रूप में करते हैं। जो आप कच्चे माल, जो वस्त्र बनाने के लिए लकड़ी का जो है आप उपयोग क्या करते हैं, भोजन जलावन के लिए, भोजन के लिए जो है जलावन का उपयोग होता है। आगे है कि सोनाली बोली, वन का उपयोग कागज, लुगदी, सिलाई, दिया सिलाई, रबर उद्योग के लिए, कच्चा माल, रेल पटरियों, बस, नाव, जहाज इत्यादि बनाने के लिए लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। आपको याद होगा जब हमने क्लास 9 एनसीईआरटी में पढ़ा था कि रेल की पटरियाँ जो स्लीपर होती थी, उसको जो है उसी का पेड़ लगाने के लिए कानून बनाए गए, और जो है स्लीपर के लिए बहुत सारे पेड़ को काटे गए थे मेघालय के क्षेत्रों में, म्यांमार के क्षेत्रों में। और यहाँ पर आपको कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय जानकारी अगर आपको है तो हम थोड़ा सा आपको बताएं कि म्यांमार के क्षेत्रों में जो रोहिंग्या अभी आपको देखने को मिलता है, जो बसे हुए हैं कहाँ पे, बांग्लादेश में जाके, तो ये सारे जो बांग्लादेश के क्षेत्र के लोग थे, ये सारे के सारे म्यांमार गए थे। किस लिए? तो ये गए थे यही पेड़ पौधों को काटने के लिए, पेड़ को जो स्लीपर जो बनता था रेल की पटरियों के लिए, उसका निर्माण करने के लिए, उसको बनाने के लिए। अभी भी आपको रेल की पटरियों के स्लीपर जो हैं रखे गए हैं, कहीं कहीं आपको काठ लकड़ी के जो है मिल जाएंगे। तो इसका बहुत ही उपयोग पहले जो है अंग्रेज़ों के समय में हुआ, और यहाँ पर कानून भी बहुत सारे बनाए गए, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम चलेंगे आगे। सीमा ने कहा, जनजातीय वर्ग के लोगों के आश्रय स्थली का कार्य करता है, भूस्खलन एवं मृदा अपरदन रोकने में भी सहायक उपयोगी है। साथ ही वन जलवायु की शुष्कता को रोकने का कार्य करता है। महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां एवं औषधीय पौधे भी वन से ही प्राप्त होते हैं। जलावन, लकड़ी, औषधि एवं अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल मिल जाता है, परंतु पिछली 2 शताब्दियों में बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा गया, अतः वन क्षेत्र घटते जा रहे हैं, इसलिए वनों का संरक्षण किया जाना जरूरी है। ये वन्य जीव देख सकते हैं, हिरन है। ये वन्य जीव राष्ट्रीय जो है पशु बाघ है, और राष्ट्रीय पंछी मोर है, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए राष्ट्रीय पशु भी पूछ लेगा, राष्ट्रीय पंछी भी पूछ सकता है, क्योंकि अभी राष्ट्रीय पंछी जो है फेमस है। कैसे फेमस? संसद में इसका जो है, 1 मिनट रुकिएगा। तो संसद में लोकसभा के जो सदन हैं, तो वहाँ पर जो है इसी के मोर कई आकृति का है जो वहाँ पर परिकलन किया गया है। चलिए आगे हम चलेंगे कि फौजी चाचा ने आगे बताया, वन और जीवों के बीच गहरा संबंध होता है। यहाँ कई जो है जीव जंतु अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिसमें कि मांसाहारी जीव जैसे कि शेर, वाघ आदि, शाकाहारी जैसे कि हिरन, हाथी आदि, उभयचर जीव जैसे कि मेढक, कछुआ। यह सब जो है क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन उभयचर है, कौन मांसाहारी है, कौन शाकाहारी है, तो उभयचर में आप कछुआ, मेढक को रखिएगा आदि। सरीसृप जैसे कि सांप, छिपकली, जोक, केचुआ, ये सारे सरीसृप में आते हैं। कौन कौन? तो सांप हो गया, छिपकली, जोक, केचुआ, ये सब। इन जीवों के अलावा कई प्रकार के पंछी भी यहाँ मिलते हैं। इन्हीं जीवों में से बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु और मोर को राष्ट्रीय पंछी एवं हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया है। लेकिन हम नियमित रूप से पेड़ों को काटते जा रहे हैं तथा जानवरों का शिकार कर रहे हैं। फलतः वन की मात्रा एवं वन्य जीवों की संख्या घटती जा रही है। महेश ने कहा, तब तो हमें इनकी सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। फौजी चाचा बोले, निश्चित रूप से सरकार द्वारा वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आपको पता है वन्य जीव संरक्षण के लिए आपको हमने बताया था कि कब बनाया जाता है, कौन सा सप्ताह है, तो अक्टूबर का पहला सप्ताह। ये हमने क्वेश्चन जो है की थी, आपको याद होगा, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। अधिक जानकारी यहाँ पर अब आपको मिल रही है। तो वन संरक्षण का जो है यहाँ पर के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम 1970 में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा संकट में घिरे पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की गई, जिसे रेड डाटा बुक नाम दिया गया। इसमें जो है ऐसे प्रजाति का जो है नाम दिया गया जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनका जो है नाम इनमें शामिल किया गया रेड डाटा बुक में। जो आपको याद रखना है 1970 में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कलकत्ता तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून जो संकट में घिरे पादप प्रजातियां की जो भी सूची यहाँ पर तैयार की गई, उसी को क्या कहा गया, तो रेड डाटा बुक कहा गया। आगे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावरण संरक्षण संघ इस दिशा में अनेक कार्यक्रम चला रहा है। वन प्राणियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैव मंडल क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इस समय देश में 85 राष्ट्रीय उद्यान, 448 अभयारण्य और 16 जैव मंडल जो है सुरक्षित हैं। ये डाटा आप थोड़ा देख लीजिएगा, डाटा इधर उधर होते रहता है, इसलिए इसको देखना है। आगे है कि बिहार में कांवर झील पक्षी विहार जो कि बेगूसराय, बहुत बार बीपीएससी जो है ये क्वेश्चन पूछा है कि कांवर झील कहाँ पर है। कांवर झील आप प्रीवियस ईयर बीपीएससी का निकाल कर देख सकते हैं कि कितना बार पूछा है। तो कहाँ पर है, तो बेगूसराय में है। और गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में है। कहाँ पर, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में है। और पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर वन्य प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है। ये याद रखेंगे, 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बिहार में कांवर झील, बेगूसराय में, गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य और पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर वन्य प्राणी अभयारण्य। ये तीनों क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। आगे चलेंगे। सीमा बोल पड़ी चाचा, हम सबों को पौधे लगाने तथा पौधे को बचाने चाहिए। जानवरों के साथ क्रूर व्यवहार भी नहीं करने की शपथ लेनी चाहिए ताकि इनकी रक्षा कर हम अपना जीवन भी सुरक्षित रख सकें। महेश बोला, बिल्कुल ठीक से। हम सब तो ऐसा करेंगे ही, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। फौजी चाचा बच्चों की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। तो आपका ये चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, उसको हम कर लेंगे, ठीक है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पर था, तो मणिपुर में था। विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, 10 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इनमें से उभयचर कौन है, देखिए पूछ दिया ना कि उभयचर कौन है, जो पानी में भी रहता है, जो धरती पर भी रहता है, वो कौन है, कछुआ है। इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो वाघ है। रेड डाटा बुक क्या है, जो विलुप्त हो रहे प्रजाति की सूची को हमने क्या कहा, रेड डाटा बुक कहा। देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, ये थोड़ा जो है आप गणना कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ऐसे हम आपको बता देते हैं। देखिए अभी जो टोटल राष्ट्रीय उद्यान है वो 104 है, ये 85 है, ये अभी नहीं, आप इसको जो है छोड़ दीजिएगा, 104 को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब हम जो है पढ़ेंगे वो खनिज संसाधन पढ़ेंगे, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इकाई 1 का ग है खनिज संसाधन। हमने बहुत सारे भूमि पढ़ लिए, जल पढ़ लिए, मृदा पढ़ ली, और जो है यहाँ पर हमने वन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।